हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मराठा के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि मराठा में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है। जो मराठा साम्राज्य होता है उस पर ब्रिटिश आधिपत्य कैसे आता है। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने बंगाल विजय पढ़ ली है ब्रिटिश की, जिसमें बंगाल पे प्लासी और बक्सर के युद्ध होते हैं, वो हमने देखा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हैदर अली जो कि मैसूर का शासक था, तो मैसूर को कैसे कब्जे में लिया था और कैसे चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे अंग्रेजों के बीच, हमने पढ़ा था। एक एक युद्ध के बारे में पढ़ा था, एक एक ट्रेटी के बारे में पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो मराठा के बारे में पढ़ेंगे कि मराठा में कैसे ये कंट्रोल करते हैं और कैसे अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो मराठाओं के साथ भी इनके कई एक युद्ध होते हैं। तो ये आपका क्या है, मराठा क्षेत्र है। और मराठाओं के साथ आपके तीन युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से लेके 1782 तक होता है। और उसी टाइम पे ये हैदर अली के साथ भी लड़ रहे होते हैं। तो इनके साथ मतलब कभी ये मराठाओं के साथ युद्ध लड़ते हैं तो कभी आपके हैदर अली के साथ भी युद्ध लड़ रहे होते हैं। सेम टाइम पे ये सेम युद्ध लड़ रहे होते हैं, अलग अलग युद्ध लड़ रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे द्वितीय युद्ध क्या है, 1803 से लेके 1805 तक है। और जो आपका तृतीय युद्ध है वो 1817 से लेके 1819 तक इनका युद्ध चलता है मराठाओं के साथ। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोग देखिए मराठा एम्पायर, ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मराठा एम्पायर, जो कि पीला पीला आप लोगों को जो क्षेत्र दिख रहा है ये मराठा एम्पायर है। और ये भारत में मतलब काफी विस्तृत क्षेत्र को घेरे हुए था। तो मराठा एक बहुत बड़ी पावर के रूप में आने वाले थे। लेकिन होता क्या है कि मराठाओं में आपस में ही कुछ ऐसा चल रहा होता है कि वो शक्ति जो है धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। फिलहाल तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक एक चीज को समझते हुए बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मराठा शक्ति के बारे में बात करते हैं कि मराठा शक्ति कैसे भारत में उभर के आती है। तो मराठा शक्ति दो चरणों में रहती है। एक तो आपकी छत्रपति के रूप में रहती है और दूसरी आपकी पेशवा के रूप में आती है। पहले छत्रपति का शासन होता है, उसके बाद छत्रपति के शासन को खत्म किया जाता है और पेशवाओं का शासन आता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ छत्रपति में। छत्रपति सबसे पहले जो छत्रपति होते हैं वो शिवाजी होते हैं, क्योंकि शिवाजी ही मराठा साम्राज्य के संस्थापक होते हैं और शिवाजी ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद जो आते हैं, हमने पिछली क्लासों में शिवाजी के बारे में पढ़ रखा है। अगर आप लोगों को शिवाजी के बारे में जानना है तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो मतलब एक तरीके से क्लास है, उसमें शिवाजी का जो लास्ट लेक्चर बना हुआ है वो आप देख सकते हैं। वहां से आप अगर पढ़ते हुए आएंगे और इस क्लास को समझेंगे तो और भी अच्छी तरह से आपको क्लैरिटी आएगी। तो शिवाजी के पुत्र होते हैं एक आपके संभाजी। उसके बाद संभाजी आपके क्या है, द्वितीय आपके छत्रपति होते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके राजा राम और साथ में उनकी पत्नी होती हैं ताराबाई। ये दोनों एक साथ आपके शासन पे आते हैं। इनको शिवाजी द्वितीय भी कहा जाता है। राजा राम को क्या कहा जाता है, शिवाजी द्वितीय कहा जाता है। और ये शिवाजी के ही पुत्र होते हैं। अब ये जो संभाजी हैं, संभाजी के एक पुत्र होते हैं साहू जी। तो साहू जी यहाँ पे आते हैं। उसके बाद राजा राम के बाद साहू जी के बाद आपके कौन आते हैं, राजा राम द्वितीय। अब ये बताइए, राजा राम द्वितीय जो हैं ये किसके पुत्र होंगे, ये आपके इनके पुत्र होंगे। राजा राम के पुत्र आपके राजा राम द्वितीय होंगे। तो ये आपके क्या है, चार पांच आपके क्या है, पांच आपके क्या आते हैं, छत्रपति आपके रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो आपके साहू महाराज होते हैं, साहू जी महाराज होते हैं, इन्हीं के काल में आपका क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ जो कि पेशवा होते हैं, उनको मतलब पेशवा में काफी पावर चली जाती है और यहाँ से ये पेशवा को स्थायी बना देते हैं एक तरीके से। मतलब यहाँ पे जो बालाजी हैं, इनको पेशवा जो बनाया था वो साहू जी ने बनाया था। हालांकि पेशवा पद तो मैंने आप लोगों को बताया था, अष्टदिग्गज जो शिवाजी ने चलाई थी उसमें एक पेशवा पद होता था जिसको प्रधानमंत्री कहते थे। उसी में सारी शक्तियां हुआ करती थी। लेकिन अब यहाँ पे साहू जी महाराज के बाद जो सारी की सारी पावर है, अभी तक छत्रपति में भी पावर होती थी लेकिन अब सारी की सारी जो पावर है वो ट्रांसफर हो जाएगी पेशवा के लिए। और पहले जो पेशवा होंगे वो आपके कौन होंगे, बालाजी विश्वनाथ होंगे। इनको 1713 में आपका क्या है, बनाया जाएगा और 1720 तक ये रहेंगे। अभी हम एक एक डिटेल में भी पढ़ेंगे। बालाजी के बाद मतलब बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं जो कि 1720 से 40 तक रहते हैं। उसके बाद बालाजी बाजीराव आते हैं। कौन आते हैं, बालाजी बाजीराव। देखिए नाम में बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होने वाला है।
कहीं पे बालाजी विश्वनाथ हैं तो कहीं पे बाजीराव प्रथम है, कहीं बालाजी बाजीराव हैं। तो ये नाम आप एक ऑर्डर में याद रखना। सबसे पहले कौन है? बालाजी विश्वनाथ जो विश्व के नाथ हैं। उसके बाद बाजीराव प्रथम, ये बाजीराव प्रथम वही हैं जिनके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, मूवी भी बनी हुई है, आप लोगों ने देखी होगी। बाजीराव मस्तानी जो मूवी है वही आपके क्या है, ये बाजीराव प्रथम है। और बालाजी बाजीराव इनको नाना साहब भी कहा जाता था। इसके बाद माधवराव आते हैं, माधवराव नारायण जिनको कहा जाता है। और उसके बाद क्या है, नारायण राव आते हैं। और उसके बाद आपके कौन आते हैं? माधवराव नारायण। उसके बाद आपके कौन आते हैं? बालाजी द्वितीय। तो ये आपके क्या रहते हैं, एक तरीके से पेशवा रहते हैं। हालांकि रघुनाथ राव भी इसमें आएंगे, लेकिन रघुनाथ राव का थोड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये आपके क्या है, पेशवा रहते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि एक एक पेशवा के बारे में, क्योंकि हमको पेशवाओं के बारे में ही पढ़ना है। इससे पहले आप लोग एक चीज ये देख लीजिए, देखिए छत्रपति शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति शिवाजी उनके एक बेटे संभाजी थे, एक बेटे आपके कौन थे? राजा राम थे। और ये संभाजी के बेटे साहूजी थे। साहूजी ने ही क्या है, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। और जो यहाँ पे राजा राम थे, राजा राम की जो पत्नी थी वो ताराबाई थी। और ताराबाई के एक पुत्र होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? शिवाजी द्वितीय बोला जाता है, शिवाजी द्वितीय बोला जाता है। और ये जो विश्वनाथ होते हैं, बालाजी विश्वनाथ, देखिए बालाजी विश्वनाथ जो हैं, बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र आपके कौन होते हैं? बाजीराव प्रथम। और एक होते हैं आपके चिंपाजी अप्पा। तो बाजीराव प्रथम आपके पेशवा बनते हैं। और जो सदाशिव राव होते हैं वो चिंपाजी अप्पा के पुत्र होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, बालाजी बाजीराव, उसके जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि बाजीराव के बाद कौन आता है पेशवा? बालाजी बाजीराव आते हैं। लेकिन बालाजी जो बाजीराव हैं और जो रघुनाथ राव हैं, यहाँ पे देखिए ये बाजीराव प्रथम के पुत्र आपके कौन है? बालाजी बाजीराव। और रघुनाथ राव आपके क्या हैं? ये पुत्र हैं। अब यहाँ पे देखिए बालाजी बाजीराव के बाद आपके कौन आते हैं? माधवराव, नारायण राव और विश्वास राव। उसके बाद आपके कौन है? माधवराव द्वितीय। और जो रघुनाथ राव हैं इनके बेटे आपके कौन है? बालाजी द्वितीय। देखिए जहाँ पे एरो लगे हुए हैं नीचे, मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड बाय जो दिए हुए हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? पिता और पुत्र हैं। तो ये बात आप समझ जाएं और इसको मतलब याद करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं प्रमुख पेशवा कौन कौन थे, प्रोमिनेंट पेशवा। देखिए सबसे पहले जो पेशवा आते हैं वो बालाजी विश्वनाथ आते हैं। कौन आते हैं? बालाजी विश्वनाथ। 1320 से लेके 1713 से लेके 1720 तक इनका शासन रहता है। मतलब ये पेशवा पद पे रहते हैं, शासन बोले तो पेशवा पद यहाँ पे। अब ये ताराबाई के विरुद्ध शाहू को सहायता देते हैं। देखिए शाहू जो होते हैं वो संभाजी के पुत्र होते हैं और ताराबाई ये राजा राम की पत्नी होती हैं। तो राजा राम की पत्नी जो तारा होती हैं उनके बीच में और शाहू के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में क्या है, ये जो बालाजी विश्वनाथ हैं ये शाहू को सहायता देते हैं। और शाहू ने इनको क्या किया था? सेना करते नाम का एक पद होता है उस पर बिठाया था। और सेना करते का मतलब होता है सेना का व्यवस्थापक, जो सेना की व्यवस्था करता था, एक तरीके से सेनापति। तो सेनापति कौन थे? ये शाहू के बालाजी विश्वनाथ थे। इनको इस पद पे नियुक्त किया गया था। शाहू ने फिर इन्हें क्या किया? 1713 में एक तरीके से इनको पेशवा बना दिया। क्या बनाया? पेशवा। और ये जो बालाजी विश्वनाथ थे ये बड़े ही अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक इनको बोला जाता है। पेशवा का जो पद आता है, जो वंशानुगत हो जाता है, वो यहीं से होता है। पेशवा पद तो पहले से ही था, लेकिन पेशवा पद को जो वंशानुगत मिलता है, मतलब आप पेशवा, आपके बेटे भी बनेंगे तो पेशवा बनेंगे। तो ये जो आता है ये बालाजी विश्वनाथ के टाइम पर ही आता है। मतलब पहले वही आपके एक तरीके से पेशवा होते हैं और उनके बाद जो पेशवा पद होता है वो वंशानुगत हो जाता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो कि पेशवा पद को वंशानुगत किसके टाइम पे किया गया था? तो बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे किया गया था और पहले पेशवा आपके वही थे। और एक आपका ये बनता है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको कहा जाता है? तो वो भी आपके बालाजी विश्वनाथ ही थे। तो ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से। अब जुल्फिकार खां से इनका युद्ध हुआ था। युद्ध क्या, जब युद्ध हुआ था तो इन्हें युद्ध में क्या किया था? इन्होंने जुल्फिकार खां पर एक तरीके से कब्जा कर लिया था, एक तरीके से उसको अपने अधीन कर लिया था। और वहां से दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था जुल्फिकार खां से।
क्या वसूला था? चौथ और सरदेशमुखी कर। ये क्या थे? एक टैक्स थे, रेवेन्यू कलेक्शन का एक जरिया थे, जो राजस्व था उसके एक प्रमुख स्रोत थे चौथ और सरदेशमुखी। और मैंने आपको बताया था कि चौथ और सरदेशमुखी क्या है। चौथ क्या है? 1/4, मतलब टोटल उपज का 1/4, और सरदेशमुखी क्या है? 1/10। ये आपके क्या होते थे? कर होते थे। 1719 में क्या हुआ? सैयद बंधुओं से संधि। इन्होंने क्या की? सैयद बंधुओं से संधि की। किसने की? बालाजी विश्वनाथ ने। और इस संधि को क्या है? रिचर्ड पेंटल एक व्यक्ति हैं, अंग्रेज हैं, उन्होंने इसे मैग्ना कार्टा कहा था। क्या कहा था? मैग्ना कार्टा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संधि हुई थी सैयद बंधुओं के साथ, ये मराठाओं के लिए बड़ी ही उपयुक्त हुई थी, बड़ी मतलब लाभकारी रही थी, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। और इस संधि के जरिए फर्रुखसियर को हटाया गया था। फर्रुखसियर जो शासन पे था मुगल में, उस मुगल शासक फर्रुखसियर को हटा दिया गया था, एक तरीके से खत्म कर दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे अगले जो पेशवा आते हैं वो कौन है? बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव प्रथम को देखिए। बाजीराव प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो 1720 से लेके 40 तक है। बहुत इंपॉर्टेंट पेशवा है। बाजीराव के बारे में कहा जाता है कि चीते की चाल और बाज की नजर, और बाजीराव की तलवार पे शक नहीं किया जाता है। तो बाजीराव मतलब आप समझ सकते हैं कि बाजीराव का क्या मर्तबा रहा होगा। तो बाजीराव एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, बहुत बड़े पेशवा हुआ करते थे। तो बाजीराव प्रथम जो कि 1720 से 40 तक रहते हैं, सैनिक क्षमता का विस्तार सबसे ज्यादा इन्हीं के काल में होता है, इन्हीं के टाइम पे होता है। ये सबसे बड़ी मतलब एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन मतलब आर्मी का पुनर्गठन करते हैं, बहुत बेहतरीन अपनी आर्मी को बनाते हैं। और शिवाजी के बाद ये पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने गोरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल किया था युद्ध में। क्या किया था? गोरिल्ला एक पद्धति जो कि शिवाजी किया करते थे। शायद मैंने आपको शिवाजी के टाइम पे नहीं बताई होगी, तो मैं अभी बता देता हूँ गोरिल्ला पद्धति क्या होती है। जैसे कि जो पहाड़ वगैरह होते थे, पहाड़ में ये गोरिल्ला पद्धति पहाड़ में बड़ी ही काम आती थी। ये पहाड़ों के बीच में छुप जाया करते थे, और जो भी दुश्मन आया करते थे एकदम से उन पे हमला कर देते थे। उनको समझ ही नहीं आता था कि कहाँ से हमला हो रहा है। तो ये गोरिल्ला पद्धति शिवाजी ने स्टार्ट की थी। तो शिवाजी के बाद बालाजी जो बाजीराव प्रथम होते हैं वही इसको स्टार्ट करते हैं, अपनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल को सहायता दी थी किसने? इस बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड के बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल थे। क्या नाम था उनका? छत्रसाल। उनको सहायता दी थी, और उन्हीं की पुत्री थी मस्तानी, जिससे इन्होंने शादी की थी, और जिसपे आपकी एक मूवी भी बनी हुई है, बाजीराव मस्तानी नाम की मूवी बनी हुई है। आप उसको भी देख सकते हैं, वहां से आपको इस टॉपिक की और भी क्लैरिटी आएगी। और मैं एक मूवी और आपको बताऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिससे और भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक को लेके। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या 1728 में पालखेड़ा का युद्ध निजामुल मुल्क को हराया और मुंगी गांव की संधि की। तो ये निजामुल मुल्क कौन है? निजामुल मुल्क मैंने आपको बताया था हैदराबाद का निजाम है, और 1728 में इसको ये हरा देते हैं। 1728 में निजामुल मुल्क को हराया और मुंगी गांव की संधि की इन्होंने, उस निजाम से। किसने? बाजीराव प्रथम ने। 1737 में इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, और दिल्ली पे उस टाइम पे कौन था? 1737 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, क्योंकि ये 1719 से लेके 1748 तक रहता है शासन पे। तो मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह होता है उस पे दिल्ली पे आक्रमण कर देते हैं, उसको एक तरीके से बहुत बुरी तरह से हराते हैं। उसको एक टाइम पे तो मैं बोलूं उसको दिल्ली छोड़ के भागना तक पड़ जाता है, लेकिन वो बाद में फिर से आ जाता है अपने शासन पे। लेकिन जब वो आक्रमण करते हैं बाजीराव प्रथम, तो इसे भागना पड़ता है। 1739 में पुर्तगालियों को हराया और बसीन की संधि की थी। देखिए ये बसीन की संधि कई एक बार होगी, अभी आगे पढ़ेंगे तो तब भी ये बसीन की संधि होगी। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग याद रखिए, पहली जो संधि होती है बसीन की वो पुर्तगालियों के साथ होती है, और पुर्तगालियों के कब्जे में ये बसीन क्षेत्र था। तो पुर्तगालियों को हराया था बाजीराव प्रथम ने 1739 में, और 1739 में ही नादिर शाह का आक्रमण होता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, और बताऊंगा क्या, मैंने बताया ही होगा आप लोगों को। जब मोहम्मद शाह रंगीला का शासन पड़ाया था मुगल में, तो हमने बताया था कि कैसे वो तख्ते ताऊस को लूट के ले गया था। 70 करोड़ का आपका एक तरीके से क्या है खजाना लूट के ले गया था, मैंने आपको बताया था। तो 1739 में पुर्तगालियों के साथ बसीन की संधि की।
उसके बाद जो पेशवा आते हैं वो बालाजी बाजीराव आते हैं, जो 1740 से लेके 61 तक रहने वाले हैं। बालाजी बाजीराव, देखिए पहले पेशवा कौन थे? पहले पेशवा आपके बालाजी विश्वनाथ थे, दूसरे आपके बाजीराव प्रथम हुए, तीसरे आपके बालाजी बाजीराव है। तो ये पेशवा के पद जो हैं, इनके नाम जो याद रखना आप। अब यहाँ पे देखिए, इन्हीं के काल में आपका क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध आपका इन्हीं के काल में होगा, 1761 में बालाजी बाजीराव के काल में होगा। देखिए इनके बेटे और इनके पुत्र, इनके भाई, देखिए इनके जो पुत्र थे वो विश्वास राव थे। बालाजी बाजीराव के पुत्र आपके कौन थे? विश्वास राव। और चचेरे भाई इनके कौन थे? सदाशिव राव, सदाशिव भाऊ थे इनके चचेरे भाई, क्योंकि ये चिंपाजी अप्पा के पुत्र थे। और इनके जो भाई थे वो रघुनाथ राव थे। कौन थे इनके भाई? रघुनाथ राव इनके भाई थे, क्योंकि ये बाजीराव प्रथम के पुत्र थे दोनों, बालाजी बाजीराव भी और रघुनाथ राव, ये दोनों बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। तो रघुनाथ राव इनके क्या थे? भाई थे। अब देखना है कैसे पेशवा, देखिए यहाँ पे पेशवा जो थे संपूर्ण अधिकार इनको मिल जाते हैं और ये अपनी पूना राजधानी को ट्रांसफर कर देते हैं। क्या है? ये अपनी राजधानी मराठा से कहाँ पे ले जाते हैं? पूना में ले जाते हैं। पूना जो कि महाराष्ट्र वाला इलाका है, हालांकि मराठा भी महाराष्ट्र का ही इलाका है, लेकिन ये अपनी राजधानी किसको बनाते हैं? पूना को बनाते हैं। अब इन्हीं के काल में, मैंने अभी अभी जिक्र किया कि इन्हीं के काल में क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध। अब देखिए इसमें किनके किनके बीच हुआ था। तो ये एक अफगानी था आपका, कौन? अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानी था, और मराठा थे। एक तरफ मराठा थे, एक तरफ आपके कौन थे? अहमद शाह अब्दाली भी थे। तो देखिए वैसे तो कहा जाता है कि मराठा और अब्दाली के बीच में जो ये युद्ध हुआ था, इसमें मुगलों ने भी कहा था कि मैं भी आपके साथ चलता हूं। मुगलों ने भी कहा था कि चलो अहमद शाह अब्दाली को हराते हैं, और मुगल इनके साथ चलने को तैयार भी थे। लेकिन ये मराठा अपनी पावर को लेके एक तरीके से इतना प्राउड फील कर रहे थे, प्राउड अपने आप पे इन्हें था कि ये बोले अरे आपकी मुझे जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही अहमद शाह अब्दाली को तो यूं हरा दूंगा, चुटकी में हरा दूंगा। तो ऐसी मराठाओं की मतलब एक तरीके से सोच थी, और मराठा थे भी ऐसे ही, बहुत बहुत बड़ी सेनाओं को इन्होंने हराया था। तो ये अब्दाली को क्या समझते, लेकिन अब्दाली के बारे में ये जानते ही नहीं थे कि अहमद शाह अब्दाली क्या था। तो अब इनके जो मराठा थे, मराठा का जो सेनापति था वो विश्वास राव था। इनका ये बेटा, किनका बेटा? बालाजी बाजीराव का बेटा। और मराठा में जो वास्तविक शक्ति थी वो सदाशिव भाऊ के पास थी, सदाशिव राव भाऊ वास्तविक सेनापति यही थे। और तोपखाने के जो एक तरीके से मैं क्या बोलूं, तोपखाना जो था उसके जो मतलब एक तरीके से हेड थे वो इब्राहिम गर्दी थे, यानी कि एक क्या थे? एक मुस्लिम व्यक्ति थे। अब ये जो रघुनाथ राव थे, मैंने यहाँ पे बताया था ये इनके भाई थे, तो ये भी इस युद्ध में थे, लेकिन ये इस युद्ध को लीड नहीं कर रहे थे। इनको क्या था, इनको एक तरीके से लीडरशिप नहीं मिली थी। और ऐसा इतिहासकारों के द्वारा बोला जाता है कि अगर ये युद्ध रघुनाथ राव लीड कर रहे होते तो मराठा कभी भी हारते ही नहीं। और मराठाओं से एक व्यक्ति और था, जो कि आगरा में एक व्यक्ति थे, सूरजमल जाट, उन्होंने भी कहा था कि चलो मुझे भी ले चलो, मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। तो इन्होंने उनको भी रोक दिया, अरे आप रुको, मैं अकेले ही अभी छुट्टी करके आता हूँ अहमद शाह अब्दाली की। तो मराठा अपने आप को बड़ा ही तोप समझते थे। लेकिन होता क्या है, जब युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली के साथ, और अहमद शाह अब्दाली अपनी पावर को दिखाता है, पावर को तो दिखाता है, लेकिन मराठाओं में भी बहुत पावर थी। और मराठा जो युद्ध लगभग जीत रहे होते हैं, वो एक थोड़ी सी गलती की वजह से हार जाते हैं कि विश्वास राव जो ये होते हैं, ये अपने घोड़े से गिर जाते हैं। और बालाजी बाजीराव को ऐसा लगता है कि विश्वास राव की मृत्यु हो चुकी है, विश्वास राव युद्ध में मारे गए हैं, ऐसा उनको लगता है। तो वो भी अपने घोड़े से कूद जाते हैं और सेना में भगदड़ मच जाती है। सेना को लगता है कि बालाजी भी मारे जा चुके हैं और विश्वास राव भी मारे जा चुके हैं। तो ऐसा होता है, और इसी कारण क्या होता है, सेना में भगदड़ मच जाती है। तो जो युद्ध मराठा जीत रहे होते हैं, वो युद्ध आपके क्या है, मराठा हार जाते हैं। और मराठाओं की इतनी बड़ी हार होती है, इतनी बुरी हार होती है, यहाँ पे सदाशिव जो विश्वास राव हैं वो भी मारे जाते हैं, सदाशिव जो भाऊ हैं वो भी आपके मारे जाते हैं, सारे के सारे जो लीडर हैं वो मारे जाते हैं, बालाजी बाजीराव भी यहाँ पे मारे जाते हैं। और यहाँ से इनका क्या हो जाता है, दी एंड हो जाता है। और यहाँ से एक बात और भी साबित हो जाती है कि अब जो भारत पे रूल
अभी मुगलों का था, और मुगलों के बाद क्योंकि मुगल पतन पे जा रहे थे तो मुगलों से ऐसा लग रहा था कि अब जो एक शक्ति आने वाली है वो मराठा आने वाली है भारत पे। लेकिन इस युद्ध ने ये साबित कर दिया था कि अब मराठा इस भारत पे रूल नहीं करने वाले हैं, भले ही कोई कर ले। लेकिन इस युद्ध से ये भी नहीं साबित हो रहा था कि कौन करेगा, लेकिन ये जरूर साबित हो गया था कि अब इस युद्ध के बाद कौन भारत पे शासन नहीं करेगा, तो मराठा नहीं करने वाले थे। और मराठाओं में यहाँ से क्या होती है, एक फूट भी पड़ने लग जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे जो व्यक्ति आते हैं वो माधवराव प्रथम आते हैं। कौन आते हैं? माधवराव प्रथम आते हैं। बालाजी की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र होते हैं, कौन होते हैं? माधवराव प्रथम। हालांकि विश्वासराव भी पुत्र होते हैं, लेकिन वो मारे जाते हैं। और मारे जाते हैं तो बालाजी की मृत्यु के बाद जो पुत्र बनते हैं वो माधवराव बनते हैं। 17 वर्ष के थे माधवराव, पेशवा बने। बड़े ही प्रतिभाशाली सैनिक थे ये, बहुत ही इनमें प्रतिभा थी। मराठों ने मुगल बादशाह, मतलब जो एक तरीके से माधवराव हैं, इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर क्या किया? बैठा दिया। किसको बैठा दिया? शाह आलम को गद्दी पर बिठा दिया माधवराव प्रथम ने। अब इन्होंने क्यों बिठाया, इनकी अपनी मंशा रही होगी क्यों बिठाया है। इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ना कुछ संधियां हुई होंगी, कुछ ना कुछ अपने क्या होंगे, इंटरेस्ट रहे होंगे, कुछ ना कुछ अपने हित रहे होंगे। तो इन्होंने शाह आलम को गद्दी पे बिठा दिया, क्योंकि शाह आलम जो था वो मराठों के हित में सोचता था। माधवराव की 1771 में क्या हो जाती है? क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। जो माधवराव पेशवा होते हैं, माधवराव प्रथम, इनकी क्या हो जाती है? 1771 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो नारायण राव जो कि इनके पुत्र होते हैं, माधवराव की मृत्यु के बाद, पुत्र नहीं उनके छोटे भाई होते हैं। क्या होते हैं? उनके भाई होते हैं। कौन होते हैं? नारायण राव। ये माधवराव के छोटे भाई होते हैं। ये क्या है? शासन पे आ जाते हैं, एक तरीके से पेशवा बन जाते हैं। नारायण राव को पेशवा बनाया गया। और इनके साथ क्या होता है, नारायण राव के साथ क्या होता है, देखिए यहाँ पे इनके जो चाचा होते हैं रघुनाथ राव, रघुनाथ राव ने 1773 में क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी और खुद पेशवा बन जाते हैं। रघुनाथ राव खुद यहाँ पे पेशवा बन जाते हैं इनकी हत्या करके। और जब ये पेशवा बन जाते हैं, पेशवा तो बन जाते हैं, लेकिन जो अगला पेशवा जो माना जाता है वो माधवराव द्वितीय को माना जाता है। ये अपने आप को पेशवा कहने लगते हैं रघुनाथ राव, लेकिन इनको पेशवा जो जनता है वो नहीं मानती है, वो माधवराव द्वितीय को ही पेशवा मानती है। और नारायण की मृत्यु के बाद उसका पुत्र क्या है? माधवराव द्वितीय। क्या है? माधवराव द्वितीय पेशवा बना। और उनके जो संरक्षक थे वो कौन थे? नाना फडणवीस। ये नाना फडणवीस कौन थे? ये एक बहुत बड़ी लीडरशिप है, एक बहुत बड़ी मतलब क्या है, एक लीडर हैं। ये बहुत बड़े अपने आप में एक सैनिक हैं। कौन? नाना फडणवीस। इनसे रघुनाथ राव भी घबराते थे। जो रघुनाथ राव बहुत ही एक मतलब योग्य और कुशल सैनिक थे, कुशल सेनापति थे, वो भी नाना फडणवीस से घबराते थे। तो नाना फडणवीस की मदद से माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया जाता है। और नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए क्या है? 12 बाई काउंसिल की नियुक्ति की। एक 12 बाई काउंसिल बनाई। और ये 12 बाई काउंसिल क्या थी? एक तरीके से मराठों को इकट्ठा किया गया कि मराठाओं की मतलब जो मराठा सरदार थे उनकी रक्षा की जाए, उनकी हिफाजत की जाए। तो इसके लिए फडणवीस ने एक काउंसिल की नियुक्ति की। काउंसिल में कुछ लोग मिले और एक नियुक्ति की। और रघुनाथ राव जो थे, क्योंकि रघुनाथ राव इनके खिलाफ थे, इन मराठाओं के खिलाफ रघुनाथ राव थे, तो रघुनाथ राव से बचने के लिए ही ये क्या है? काउंसिल बनाई गई थी। अब रघुनाथ राव क्या करते हैं? रघुनाथ राव यहाँ से भाग जाते हैं। जब ये काउंसिल बनती है, किनके खिलाफ बनती है? एक तरीके से रघुनाथ राव के। तो रघुनाथ राव भाग जाते हैं और बंबई जाकर नाना फडणवीस के विरुद्ध अंग्रेजों से मदद मांगी कि मुझे नाना फडणवीस को हटाना है, कैसे भी करके आप मेरी मदद कीजिए। अंग्रेजों से इन्होंने मदद मांगी थी रघुनाथ राव ने। तो क्या होता है, ये रघुनाथ राव मिल जाते हैं। और यही तो कमी रही है, यही तो कमी रही है कि मराठा साम्राज्य क्यों नहीं आगे बढ़ पाया। क्योंकि देखिए ना, रघुनाथ राव अंग्रेजों से मदद मांग रहे हैं, और अंग्रेज तो ये क्ल्यू ढूंढते थे, कोई ना कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिले कि मैं किसी के साथ छेड़खानी कर पाऊं। तो ये यहाँ से क्ल्यू मिल जाता है रघुनाथ राव वाला। अब इसी कारण क्या होंगे? आंग्ल मराठा युद्ध होंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी मैं जो और आपके क्या है एक तरीके से वो बता देता हूँ जो पेशवा है, उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध को ही हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, उसके बाद जो पेशवा आते हैं माधवराव नारायण राव के बाद आपके जो पेशवा आते हैं वो आपके कौन आते हैं?
बाजीराव द्वितीय आते हैं। बाजीराव द्वितीय जो कि 1796 से लेके 1818 तक आपके क्या रहते हैं, पेशवा रहते हैं। और ये 1818 तक क्यों पेशवा रहते हैं, क्योंकि 1818 के बाद मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है, मराठा साम्राज्य खत्म हो जाता है। अंग्रेजों के साथ जो दूसरा युद्ध होगा इनका ना, जो तीसरा युद्ध होता है ना, वो आपका 1817 में होता है। 1819 तक आपकी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाती है मराठाओं की। रघुनाथ राव का पुत्र, ये रघुनाथ राव का पुत्र था कौन, आपका बाजीराव द्वितीय कौन था, रघुनाथ राव का पुत्र था। और ये क्या है, एक तरीके से शासन पे आता है, पेशवा बनता है। अब इसने भी क्या है 1802 में अंग्रेजों से बसीन की संधि की थी। रघुनाथ राव ने भी क्या किया था, रघुनाथ राव ने भी क्या किया था, अंग्रेजों से संधि की थी जाके, कि अंग्रेजों से मदद मांगी जाके। और इसने भी क्या किया, अंग्रेजों से मदद मांगी जाके बसीन की संधि की और बसीन क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया था। इसके समय में मराठा राज्य छोटे छोटे, इस समय मराठा राज्य जो था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। तो मराठा राज्य छोटे छोटे राज्यों में जो विभक्त हो गया था, तो देखिए ये मराठा जो युद्ध होंगे अभी आंग्ल मराठा उसी के टाइम पे विभक्त होता है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो ये जो एक बार देख लीजिए किन किन राज्यों में विभक्त होते हैं। तो देखिए मराठा राज्य और वह उनकी प्रमुख राजधानियां देख लीजिए किन किन राजधानियों में विभक्त होते हैं। तो मराठा क्षेत्र है एक तरफ, तो एक तरफ क्या है मराठा क्षेत्र है, ये आपके मराठा क्षेत्र हैं, ये आपकी राजधानी है। तो जो होलकर थे वो इंदौर में थे, गायकवाड़ आपके बड़ौदा में थे जो कि गुजरात वाला इलाका है, पेशवा आपके पुणे में थे क्योंकि इनकी राजधानी पुणे में थी, भोंसले आपके कहाँ पे थे, नागपुर में थे, छत्रपति आपके सतारा में थे और सिंधिया आपके ग्वालियर में थे। तो ये अलग अलग इनकी राजधानियां बन चुकी थी क्योंकि ये बढ़ चुके थे छोटे छोटे राज्यों में। अब आगे देखिए आगे क्या होता है, आंग्ल मराठा युद्ध। अब आपको आंग्ल मराठा युद्ध समझने में थोड़ा मदद मिलेगी क्योंकि आपने पेशवाओं को पढ़ लिया है। आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 3 युद्ध हुए हैं उनको एक एक करके आप लोग पढ़िए। पहले भूमिका को देखते हैं कैसे ये आंग्ल मराठा युद्ध तैयार होते हैं, फिर एक एक युद्ध को पढ़ते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखिए माधव राव जो कि 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1772 में माधव राव की मृत्यु के बाद जब नारायण राव पेशवा बने थे, उनकी हत्या किसने कर दी थी, रघुनाथ राव ने कर दी थी और खुद पेशवा बने थे। और क्या होता है, ये जो रघुनाथ राव होते हैं ईस्ट इंडिया के पास जाते हैं, यानी अंग्रेजों के पास चले जाते हैं मदद मांगने, बसीन की संधि करते हैं। सूरत की संधि की जाके, सूरत की संधि में इन्होंने क्या किया था, बसीन को देने के वादा किया था। यही आपकी बसीन की संधि भी कहलाती है, सूरत की संधि भी कहलाती है। 1775 में ये संधि कर लेते हैं जाके रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ। और जो बदले में क्या है, जो ईस्ट इंडिया है वो क्या करती है, इनको 2500 सैनिकों की टुकड़ी देती है, 2500 टुकड़ी देती है सैनिकों की कि जाओ ये सैनिक टुकड़ी लेके जाओ और जाके मराठाओं को। तो ये देखिए इनकी मतलब कितनी बड़ी चाल है अंग्रेजों की कि मराठाओं के खिलाफ ही लड़ा रहे हैं। तो ऐसा होता भी है। तो रघुनाथ राव क्या है 2500 सैनिकों की टुकड़ी ले लेते हैं आपकी ईस्ट इंडिया से। अब नारायण राव के बाद आपकी जो पेशवा माना किसको जाता है, वो माधव राव द्वितीय को माना जाता है क्योंकि माधव राव को नाना फडणवीस की मदद से आपका क्या है पेशवा बनाया गया था, अभी मैंने पीछे बताया भी था। और अब क्या है, जो माधव राव पेशवा जब आपके क्या है बन जाते हैं और अंग्रेजों के साथ कौन हो जाता है, रघुनाथ राव हो जाते हैं। अब क्या होते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध की भूमिका तैयार होने लगती है। अब नाना फडणवीस माधव राव की तरफ होते हैं और रघुनाथ राव आपके अंग्रेजों की तरफ होते हैं। तो देखिए कैसा मतलब एक तरीके से वो है कि रघुनाथ राव अंग्रेजों की तरफ हैं, खुद मराठा हैं और अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं और मराठाओं के खिलाफ भी आपकी क्या है मदद कर रहे हैं। तो जो बताया जाता है कि जो आंग्ल मराठा युद्ध है, आंग्ल मराठा युद्ध की जो शुरुआत होती है वो सूरत की संधि जो कि आपकी क्या है रघुनाथ राव ने की थी, ये आपकी सूरत की संधि की युद्ध से मतलब क्या है शुरुआत होती है और ये रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में होती है। और सलवाई की संधि के साथ जो कि 1782 में होती है, उसके साथ क्या है एक तरीके से इस युद्ध का क्या है अंत होता है, जो कि नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच में होती है और सिंधिया भी इसमें होते हैं, महादजी सिंधिया भी इसमें होते हैं। अब देखिए 1700 यहाँ पे आप लोग एक चीज और भी देख लीजिए, 1775 में आपकी क्या है ये संधि होती है सूरत की, 1782 में होती है सलवाई की संधि। अब 1775 में होती है तो 1775 से ही आपका क्या है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होगा और 1782 में एंड होगा। तो यहाँ पे देखिए
प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध है वही आपकी डेट है जो मैंने अभी आपको बताई है। एक तरफ आपके कौन है, माधव राव आपके हैं द्वितीय, जिसमें माधजी सिंधिया हैं, मल्हार होलकर भी हैं, और आपके कौन है, नाना फडणवीस भी हैं। और यहाँ पे क्या है, ईस्ट इंडिया जो कि वारेन हेस्टिंग है, और रघुनाथ राव भी इनके साथ में है। हालांकि युद्ध में हैं या नहीं है इस बात की पुष्टि इतनी नहीं होती है, लेकिन उनका फेवर अंग्रेजों की तरफ रहता है, क्योंकि वहीं से तो स्टार्ट होता है ये युद्ध। अब क्या होता है, परिणाम क्या होता है, सलवाई की संधि होती है। सलवाई की संधि से इस युद्ध का अंत होता है। वारेन हेस्टिंग और नाना फडणवीस के बीच में ये संधि होती है। इस संधि में क्या क्या होता है, रघुनाथ राव की मदद से इनकार कर दिया जाता है। अंग्रेज क्या कर देते हैं, रघुनाथ राव की मदद से इनकार कर देते हैं, और क्या कह देते हैं कि जाओ, तुमको मैंने ये पेंशन दे दी 25,000 मासिक पेंशन, जाओ, और मैं आपकी मदद नहीं करता हूँ। मतलब एक तरीके से पेंशन भी दे रहे हैं और मदद भी नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से उनको, एक तरीके से होता है ना कि इंसान को फांस के रखा जाता है कि मौका पड़ेगा तो फिर ले लेंगे, पेंशन को रोक देंगे और फिर से ये अपनी तरफ आ जाएंगे। तो उनको क्या है, पेंशन देके हटा दिया गया, एक तरीके से उनकी मदद से इनकार कर दिया गया था। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था, ऐसा कहा गया था मराठों के द्वारा, कि आप उनकी क्या है, मदद नहीं करोगे रघुनाथ राव की। और माधव राव को क्या है, पेशवा यहाँ से माना गया था। क्या, माधव राव को पेशवा माना गया था। और 20 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, युद्ध जीता कौन होगा, ये युद्ध कौन जीता होगा, ये युद्ध मराठा जीते थे। ये युद्ध कौन जीता था, मराठा जीते थे। इसीलिए इन्होंने क्या ऐसी ऐसी संधि करवाई कि रघुनाथ राव की मदद नहीं करोगे, माधव राव को पेशवा माना जाएगा, और 20 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं किया जाएगा। लेकिन होता क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है। 20 वर्षों तक युद्ध नहीं भी होता है। अब 1800 में क्या होता है, नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। अब नाना फडणवीस जो कि बहुत योग्य लीडर थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या है, दूसरे युद्ध की भूमिका तैयार होने लगती है। और दूसरा युद्ध आपका, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से शुरू होकर 1805 में आपका एंड होता है जाके। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पर भी मराठे होते हैं और इधर होते हैं बेलेजली। तो होलकरों ने बाजीराव जो द्वितीय होते हैं, बाजीराव द्वितीय को गद्दी से हटाया था। जो बाजीराव द्वितीय कौन है, ये रघुनाथ राव के बेटे हैं। रघुनाथ राव के बेटे इनको क्या है, ये हटाते हैं, और विनायक राव को क्या है, विनायक राव को ये क्या करते हैं, गद्दी पे बिठा देते हैं। कौन, होलकर। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड हो चुके थे मराठा, लेकिन अभी थे तो ये मराठा ही, क्षेत्र इनके बटे हुए थे, अलग अलग राजधानी बना ली थी, लेकिन ये क्या थे, अभी तक जब युद्ध होता था तो एक हो जाते थे। लेकिन रघुनाथ राव क्या थे, ये अंग्रेजों की तरफ थे, और उनका बेटा जो बाजीराव द्वितीय वो भी एक तरीके से अंग्रेजों की ही तरफ हो जाता है। अब ये क्या है, बाजीराव द्वितीय को इन्होंने हटाया तो ये कहाँ गया, ईस्ट इंडिया के पास गया। और बसीन की संधि क्या है, फिर से इसने कर ली जाके 1802 में। देखिए बसीन की संधि पहले आपकी पुर्तगालियों के साथ हुई थी, अब आपकी क्या है, अभी 1775 में किसने कर ली थी, आपके रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ की। सूरत की संधि में बसीन को दे दिया, और 1802 में बसीन की संधि आपकी बाजीराव द्वितीय ने कर ली। और बाजीराव द्वितीय ने जैसे ही की, 1803 में आपका क्या हो गया, युद्ध हो गया। अब होलकरों और सिंधिया इस संधि से सहमत नहीं थे। जो होलकर थे और सिंधिया थे, ये इस मतलब जो संधि हुई थी ये आपकी क्या थे, इससे सहमत नहीं थे। अभी इससे सहमत नहीं थे तो इसके कारण क्या हुआ, द्वितीय मराठा युद्ध आपका क्या है, स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, द्वितीय मराठा युद्ध हुआ। और द्वितीय मराठा युद्ध में क्या है, अंग्रेजों की जीत होती है, अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और इसमें क्या होता है, एक आपकी 1803 में भोसले जो होते हैं, भोसले होते हैं ना मराठा, एक भोसले भी होते हैं जो भोसले क्षेत्र से होते हैं, तो देवगांव की संधि होती है। और आपकी सिंधिया जो हैं, जो सुरजी गांव की संधि होती है इनके साथ। होलकर जो होते हैं उनके साथ आपकी राजपुर घाट की संधि होती है। तो ये अलग अलग क्या होती हैं, संधियां इस द्वितीय आपके क्या है युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में होती हैं। तो एक एक चीज आपके समझ में आ रही होगी, जो अभी तक आप लोगों के शायद नहीं भी आई होगी, कहीं से पढ़ा होगा। अगर फिर भी नहीं आती तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से रिकॉल करके आपको बता दूंगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो 1817 से लेके 1819 तक होता है। कहीं कहीं पे आपको 1818 तक मिलता है, लेकिन 1819 तक क्योंकि छोटे मोटे आपके मराठा रह जाते हैं तो वो भी एक तरीके से कदम उठाते हैं अपने, लेकिन 1818 में ही एंड हो जाता है फिलहाल तो इधर मराठा होते हैं और ईस्ट इंडिया और लॉर्ड हेस्टिंग होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या होना है, बाजीराव द्वितीय ही है। अभी बाजीराव एंड नहीं हुआ है ना, क्योंकि बाजीराव ने तो अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी।
तो अंग्रेजों ने इसको तो मारा नहीं होगा, वो तो अलग अलग लोगों के साथ युद्ध हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों का क्या है, देखिए क्या है, पूना की संधि होती है। क्या होती है? पूना की संधि होती है 1818 में। पेशवा पद को यहाँ से खत्म कर दिया जाता है। बाजीराव द्वितीय यहाँ से क्या है, पेशवा पद से खत्म हो जाते हैं। और क्या होता है, बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन देके बिठूर भेज दिया जाता है। और बिठूर आपका कहाँ पे? कर्नाटक में है। कर्नाटक नहीं, कानपुर में है। वहाँ इनको भेज दिया जाता है 8 लाख वार्षिक पेंशन की देके, और पेशवा पद को खत्म कर दिया जाता है। और 1853 में इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। इनकी बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं का एक दत्तक पुत्र होता है धोंदू पंत। कौन होता है? धोंदू पंत। ये धोंदू पंत वही है जो हम 1857 की जो क्रांति होगी वहां पे जब हम इनको पढ़ेंगे तो धोंदू पंत नाम के एक व्यक्ति आएंगे दत्तक पुत्र। क्योंकि बाजीराव जो आपके होते हैं इनका कोई पुत्र नहीं होता है, तो ये गोद ले लेते हैं, और गोद लिए पुत्र को ही दत्तक पुत्र बोलते हैं। और यही जो है, जो झांसी की रानी भी यही काम करती हैं, दत्तक पुत्र को ले लेती हैं, गोद ले लेती हैं। तो इसके साथ आपका क्या है, एक तरीके से इसी के कारण आपकी क्या है, जो 1857 की क्रांति भी तैयार हो जाती है। तो यही कारण रहते हैं, क्योंकि धोंदू पंत जो कि आपके क्या होते हैं, दत्तक पुत्र होते हैं। और अंग्रेज क्या कहते हैं, व्यापगत का सिद्धांत लाते हैं, हड़प नीति लाते हैं। जहाँ पे कोई शासक नहीं होगा वो क्षेत्र अंग्रेजों का होगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो एक तरीके से उसकी भूमिका तैयार कर लेते हैं। एक तरीके से बोला तो 1857 की जो क्रांति होती है वो अंग्रेजों की छोटी मोटी गलतियों से ही होती है। अब आप लोग देख लीजिए 1 मिनट यहाँ पे, जो अभी तक आप लोगों ने आंग्ल मराठा युद्ध पढ़े हैं वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। एक ही बार में आप लोगों को तीनों के तीनों आपके युद्ध आपको मिल जाएंगे। क्या है यहाँ पे, माधवराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, और यहाँ पे क्या है, बाजीराव द्वितीय। यहाँ पे क्या है, वारेन हेस्टिंग, बेलेजली और लॉर्ड हेस्टिंग। ये अलग अलग आप लोग देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्या है, आपको एक तरीके से मैं बोलूँ तो मैंने एक ही पेज में आपको तीनों युद्ध आपको दिखा दिए हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है दोस्तों वो यहीं तक रहने वाली है। और आप लोगों को कैसी क्लास लगी आप लोग बताइएगा। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल पाए। तो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। और फिलहाल तो इसकी जो पीडीएफ है मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। और अभी तक की पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, जो जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, मतलब जो भी अभी तक मॉडर्न जो हिस्ट्री है मैंने पढ़ाई है, उसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को अभी तक की मिल जाएगी। तो पीडीएफ आप लोग वहां से डाउनलोड करके आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।